हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज से हम लोग एक नए सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे। इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब तक में हम लोग सोशियोलॉजी पे बहुत सारा डिस्कशन किए, बहुत सारे हम लोग कंटेंट को डिस्कस किए, लेकिन जो रिसर्च मेथडोलॉजी था उसको अभी तक हम लोग टच नहीं किए थे। तो इस पोर्शन को हम लोग अभी वीकली वंस एटलीस्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो जो रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी आज का लेक्चर रहेगा, जिसमें कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो रिसर्च मेथडोलॉजी है इसमें हम, जैसा कि आप लोग यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो वैज्ञानिक अनुसंधान आखिर में समाजशास्त्र में कैसे होता है और हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, या इसको हम किस तरीके से जो एक नॉर्मल तरीके के हम एजम्पशन करते हैं कि हाँ ये घटना हुई है तो इसलिए हुई है, उसके पीछे कारणों को एक नॉर्मल तरीके से जो हम लोग अपने डेली के रूटीन में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे अलग समाजशास्त्र में हम एक वैज्ञानिक अनुसंधान को किस रूप में समझते हैं। तो आज उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है रिसर्च मेथडोलॉजी, इस नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसमें हम लोग जितने रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र में ये एक अलग ही टॉपिक ही हो जाता है। और मैं ये बता दूं कि मैंने अभी तक इस टॉपिक को टच नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसको अभी तक हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैक्सिमम जो समाजशास्त्र के बच्चे होते हैं उनको बाकी जो कंटेंट होते हैं वो तो ईज़िली मेमोराइज हो जाता है या ईज़िली समझ में आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है ईज़िली, बहुत ही टफ सेक्शन ये लगता है। तो इसको भी हम लोग अभी डिस्कस किया करेंगे। और आज इसका पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंटेंट है, सबसे पहले हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी में सबसे पहला जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो लेक्चर कवर करेंगे उसमें आप लोगों को बहुत ही फेमस नेम है, आप लोगों को पता होगा, राम आहूजा का। तो ये आप लोगों को नाम आहूजा ऐसे है या फिर आहूजा ऐसे होगा? ओके, तो राम आहूजा की ये बुक है और बुक का नाम है सोशल सर्वे एंड रिसर्च। तो मैं यहाँ पे बुक का नाम भी लिख देती हूँ। इसमें मैं कोई भी कंटेंट अपने मन से नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सोशल सर्वे एंड, एक मिनट, रिसर्च, इस नाम से ये बुक है। अगर आप लोगों में से जिनके पास हो ये बुक तो बहुत अच्छी बात है, और एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि इसी बहाने आप लोगों के रिवीजन हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मेरा मेन जो फोकस होता है ये उन बच्चों पे होता है जिनके पास इजीली बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, और वो भी ऑथेंटिक बुक, विश्वसनीय जो पुस्तकें होती हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो उनके लिए ये मेरी पूरी तरफ से मेरी तरफ से सॉरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो कंटेंट मैं अवेलेबल कराऊं जो कि आप लोग, जैसे कि दूर दराज गाँव में रहते हैं आप लोग और अच्छी कोचिंग की आप लोगों को फैसिलिटी नहीं हो पाती है, या फिर उतनी ज़्यादा ऐसी सुविधाएं नहीं है कि आप लोग कोचिंग ले सको। तो मेरा मेन जो फोकस होता है वो उन्हीं बच्चों पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जो अगर हम बात करें विज्ञान एवं सामान्य बुद्धि की, आखिर में जब हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान की, वो भी समाजशास्त्र में, तो विज्ञान और सामान्य बुद्धि में हम क्या डिफरेंस समझ सकते हैं?
तो एक कॉमन सेंस आप लोग लगाइए कि हम विज्ञान किसको कहेंगे, या फिर हम एक जो सामान्य बुद्धि होता है वो किसे कहेंगे। तो अगर हम ये समझें कि इसको हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस 2-3 एग्जाम्पल देंगे, इससे ही हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ये कहें कि बुद्धिमत्ता के मामले में या बौद्धिक जो क्षमता होती है उस मामले में जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कम होती हैं या कमज़ोर होती हैं। पुरुषों के पास बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है, महिलाओं के पास कम होती है। या फिर शारीरिक क्षमता की भी बात हम करें तो महिलाओं में कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। ये एक सामान्य बुद्धि की बात होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो निम्न जाति के लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या उनकी बुद्धिमत्ता जो होती है वो ज़्यादा होती है। उनके पास सोचने समझने की करने की जो क्षमता होती है, इंटेलिजेंसी होती है, वो ज़्यादा पाई जाती है जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके कंपेयर में। या फिर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आता है कि जो विवाहित पर्सन होते हैं वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास फैमिली होती है कंपेयर टू अविवाहित लोग। जो अविवाहित लोग होते हैं उनके कंपेयर में यदि हम देखें तो जो विवाहित लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सारे के सारे तर्क जो हैं वो सामान्य बुद्धि पे संबंधित है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, या जो एक मानसिकता बनी आ रही है, जो हमारे पास एक रूढ़िवादिता है कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो ये जो विचार हमारे मन में आते हैं उससे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। वहीं पे जब बात विज्ञान की आती है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इसके पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है, या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या कि ऐसा है कि जो विवाहित लोग होते हैं वो अविवाहित से ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसा कुछ हमें अगर कोई भी रिसर्च किया जाए तो ये देखने को मिलेगा कि खुशी के लिए किसी का विवाहित होना या अविवाहित होना मैटर नहीं करता है, मायने नहीं रखता है। वहीं पे अगर किसी की बुद्धि क्षमता की बात करें तो इसमें किसी उच्च जाति का या निम्न जाति का होना मैटर नहीं करता है। वहीं पे अगर शारीरिक क्षमता की बात करें या बुद्धिमत्ता की बात करें तो हमें कोई ऐसा रिसर्च नहीं बताता है, हमें कोई ऐसे निष्कर्ष नहीं दिखेंगे तार्किक रूप से कि महिलाएं जो होती हैं वो बुद्धि में कम होती हैं पुरुषों के कंपेयर में। तो ये जो है विज्ञान और सामान्य बुद्धि में हमें अंतर दिखाई देता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है। विज्ञान जो होता है इसमें हम परीक्षण निरीक्षण करते हैं, उससे हम जो भी तर्क के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं वो मान्य होता है। सामान्य बुद्धि में हम अपने हिसाब से जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हम अपने पूर्वजों से सुने होते हैं, जो हम समाज में देखते हैं, लोगों की जो बनी हुई जो अवधारणाएं हैं या मानसिकताएं हैं, उसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि ये घटना जो है वो ऐसे होती है या ऐसी ही है। यहाँ पे दो आप लोगों को थिंकर के नाम दिखेंगे। एक है कोनांट, इनकी बुक है साइंस एंड कॉमन सेंस। साइंस एंड कॉमन सेंस, ये एक फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1951 में ये बुक पब्लिश हुई थी। दूसरे थिंकर हैं फ्रेड एन केलिंगर, इनकी बुक है फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने कहा है, दोनों की बात की जा रही है, दोनों ने इस पे सहमति जताई है कि विज्ञान एवं सामान्य बुद्धि में 5 मुख्य अंतर देखने को मिलते हैं। अभी 5 मुख्य अंतर क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो जब हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो एक सामान्य बुद्धि होती है और एक साइंस होता है, इसमें आखिर में डिफरेंस क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। तो इसमें पहला जो इन्होंने अंतर बताया ये है संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग, यूज ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। ये क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे। यद्यपि संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग विज्ञान और सामान्य बुद्धि दोनों में ही होता है, किंतु सामान्य बुद्धि में एक आदमी
उनका प्रयोग लापरवाही से करता है, जबकि वैज्ञानिक अपने संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप में बनाता है, संगति के लिए उनका परीक्षण भी करता है, प्रूफ भी करेगा कि हाँ ये घटना सही है या नहीं, या इनके बीच में जो भी हमें दिख रहा है रिलेशंस वो एग्जैक्टली वैसे ही क्या है जैसा हम सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि सामान्य बुद्धि के आधार पे किसी व्यक्ति का दलित जाति में जन्म लेने को उसके पूर्व कर्मों का फल कहा जाता है। जैसे कहेंगे कि पिछले हमारे कर्मों के फल हैं जो कि आज हम इस समय में इस दुनिया में इस तरीके से झेल रहे हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि सब कुछ जो है वो ईश्वर की ही तो मर्जी है, ईश्वर की ही मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो एक बहुत ही ये हम कहेंगे कि इसमें भी हम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, बट एक कॉमन सेंस की बात जो आती है यहाँ पे ये आती है कि हम अगर वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे तो वो यही सोचेंगे कि जब हम अगर ईश्वर की ही सब कुछ मर्जी है तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर के अनुसार ही हो रहा है, फिर हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें, फिर हमारे कर्मों की बात तो कुछ आती ही नहीं है इसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकता की तो हमको लगता है कि ये जो हमको रिलेशन दिख रहा है कि पिछले कर्मों के फल की वजह में आज हम दलित हैं, ये कहीं पे भी खरी नहीं उतरती है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी संकल्पनात्मक विचारों और भावनाओं का यथार्थ से अर्थात वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा ये अंतर ये लोग देखते हैं आनुभविक परीक्षण का, एम्पिरिकल टेस्ट। ये क्या होता है? वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं मीन्स हाइपोथेसिस मीन्स जो हम पहले से ही एक बना लेते हैं विचारधारा की ये घटना हो रही है तो इसकी वजह से हो रही है, तो ये प्राकल्पना होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी घटना को कोरिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये घटना हुई है, इसके पीछे ये कारण है, तो पहले ही हम प्राकल्पना यानी इसे उपकल्पना भी कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, आप सभी को पता है। तो वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित आनुभविक परीक्षणों द्वारा परीक्षण करता है कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम घटने को जो भी घटनाएं हैं उनको को रिलेट कर रहे हैं, क्या वो वैसा है भी या नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति जो होता है वो अपने प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का परीक्षण वर्णनात्मक तरीके से करता है, यानी वो बताता है कि ये चीज़ ऐसे हुई है, ये घटना वैसे हुई है, तो इसीलिए हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुधा वह उन साक्ष्यों को चुनता है जो उसकी प्राकल्पना के लिए उपयुक्त होता है। तो अभी ये हम देखेंगे कि अगर हमने एक धारणा बना ली है कि जैसे महिलाएं जो होती हैं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, या कुछ भी हम इस तरीके की धारणा बना सकते हैं, अमीर गरीब की जो एक क्लासिफिकेशन है उसमें हम एक धारणा बना सकते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कंपेयर टू लोअर क्लास। तो इस तरीके की जो हम धारणा बना लेते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि जहाँ पे फिट नहीं बैठता है हमारी सोच के अनुसार उसको हम कहेंगे ये अपवाद में है। एक दो केस हमको दिख रहा है तो ये अपवाद में है, एक्सेप्शनल है, ये हम इसको नहीं उसमें काउंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि भारत में सामान्य व्यक्ति का विश्वास था कि सभी अछूत जो होते हैं वो गंदे होते हैं, आलसी होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। तो सभी अछूत लोग होते हैं जिनको हम छूना नहीं चाहते हैं, वो गंदे, आलसी और अंधविश्वासी होते हैं। जबकि अगर हम इसको एक एम्पिरिकल टेस्ट के हिसाब से हम देखें या हम ये कहें कि अपने अनुभवों के हिसाब से हम देखें तो इसमें हम अगर वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे, ये भी अनुभवों के भी के ही आधार पे है कि हम देखते हैं कि अछूत लोग जो होते हैं वो गंदे होते हैं क्योंकि उनको काम भी वैसे ही दिए जाते हैं, आलसी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकता की कसौटी पे इसे जब
कसने की कोशिश करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या, आप लोग खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्या वो अंधविश्वासी नहीं होते हैं? वो भी अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्या वो आलसी नहीं होते हैं? उनको भी बहुत बार ऐसा होता है काम करने का मन ही नहीं करता है, या काम करने से कतराते हैं, या फिर क्या वो गंदे नहीं होते हैं? बहुत लोग होते हैं कई कई दिन तक नहाते नहीं हैं। बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स ऐसे घटनाओं का अगर जोड़ के देखें तो देखने को मिलता है। तो हम इसको साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकते हैं कि जो सभी अछूत लोग होते हैं सिर्फ वही हैं गंदे, आलसी और अंधविश्वासी होते हैं, या जो अच्छे लोग हैं वो नहीं होते हैं, या अछूत लोग ऐसे ही होते हैं। उसने इसकी पुष्टि यह देख कर की कि सभी अस्पृश्य जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो जो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं सॉरी, हम बात कर रहे हैं कि जो लोग एक नॉर्मल तरीके से, कोई आम व्यक्ति यदि सोचता है तो वो यही सोचता है कि जो उसकी, चूँकि वैसे उसने बना लिया है, प्राकल्पना ही, हाइपोथेसिस जो है उसने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि जो अस्पृश्य लोग होते हैं या जो अछूत लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और जो ऐसे नहीं हैं, अगर सपोज कि कोई अछूत है, उस कैटेगरी में, अस्पृश्य की कैटेगरी में आता है और वो वैसा नहीं है, तो उसके लिए वो क्या बोलेंगे, ये तो अपवाद है, यानी एक्सेप्शनल में आता है, उसको छोड़ देते हैं कि शायद कोई एक दो ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम हमको ऐसे ही दिखाई देते हैं। दुनियादारी में निपुण समाजशास्त्री जो होता है वह इस प्रकार की वर्णात्मक प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है। संबंधों की सरल व्याख्या देने की अपेक्षा वह उन्हें क्षेत्र या प्रयोगशाला में परीक्षण करने में विश्वास रखता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला होती है, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए लेबोरेटरी होते हैं, वैसे हमारे समाजशास्त्र का जो विषय होता है इसके लिए जो लेबोरेटरी है या प्रयोगशाला है वो क्या होता है, वो तो क्षेत्रीय होता है। पूरा समाज ही हमारे लिए एक लैब का काम करता है जिसमें कि हम चीज़ों का परीक्षण निरीक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, नियंत्रण की अवधारणा, नोशन ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण का अर्थ होता है कि उन चरों पर, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, उन चरों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्राकल्पना कारणों के रूप में की जाती है। तो जैसा कि अभी हम देखेंगे कि अगर किसी वजह से, जैसे कि इग्नू में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मुझे याद है कि अगर एक गांव है, दो गांव एक ही साथ हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मान लेते हैं ये है और ये बी है, तो ये जो गांव है इसके किनारे जो है एक नहर जाती है, कनाल जा रहा है। ये जो नहर जा रही है इसकी वजह से इस गांव पे सिंचाई का क्या असर दिखता है, और जो ए गांव है यहाँ पे कोई नहर है नहीं, तो यहाँ पे जो सिंचाई हमें देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था है ये दोनों एक जैसी है या नहीं है। तो हम एक चर को यहाँ पे कंट्रोल कर दिए ए गांव में कि यहाँ पे नहर जो है वो नहीं है, उसके बावजूद भी अगर सिंचाई सेम कंडीशन में हो रही है, दोनों गांव की सिंचाई की व्यवस्था एक जैसी ही देखने को मिल रही है, एक ही जैसी फसल उगाई जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो बी गांव है इसमें नहर होने और ए में नहर न होने का कोई कुछ ज़्यादा हमें प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि उन चरों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्राकल्पना कारणों के रूप में की जाती है, तथा उन चरों को निरस्त करना जो उसके अध्ययन के अंतर्गत आने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले संभावित कारण हो सकते हैं। आम व्यक्ति इन चरों के नियंत्रण अथवा प्रभाव के बाहरी स्रोतों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको जो दिखेगा बस सिंपली वो बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे इस गांव में नहर है तो अरे आप मानो या ना मानो वहाँ पे कैसे भी सिंचाई बहुत अच्छी होती होगी, या यहाँ पे नहर नहीं है एक गांव में तो वहाँ पे आप चाहे जो भी कह लो सिंचाई में प्रॉब्लम तो आती ही होगी। तो इस तरीके से वो उतना ज़्यादा बाहरी स्रोतों के नियंत्रण पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वह उन सभी कारकों को स्वीकार करते हैं जो उनकी
पूर्व संकल्पनाओं के अनुरूप हैं, यानी उनकी अपनी खुद की जो संकल्पनाएं थी या जो उनकी अपनी खुद की सोच है कि हाँ नहीं ऐसा होगा, उसी के अनुरूप वो कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यदि आम आदमी मान लेता है कि सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काए जाते हैं, तो वह केवल इसी कारण की बात करेगा कि बहुत सारे हमें समाज में असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं, इसके कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। वह ऐसे कारकों के बारे में बात नहीं करेगा जो दंगों के कारण हो भी सकते हैं, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण दंगे होते हैं, हम सिर्फ एक कारण पे स्थित नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम जैसे मान लेते हैं कि और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि धार्मिक कट्टरपंथी, स्वार्थी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, बहुत सारे हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, धन और शस्त्रों के विदेशी तत्व द्वारा सहायता तथा दंगों में रुचि रखने वाले स्वार्थी व्यापारियों की भूमिका इत्यादि भी हो सकती है। तो इनकी बातें जो है वो एक सामान्य व्यक्ति जो है या आम आदमी जो है वो नहीं करेगा। दूसरी ओर वैज्ञानिक इन सभी कारकों की भूमिका की अवहेलना नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न चरों के संदर्भ में सांप्रदायिक दंगों के अध्ययन को वह नियंत्रित करेगा, या इस पे भी ये काम करेगा कि और भी इससे क्या रिलेशन हो सकते हैं, इसको भी वो समझने की कोशिश करेगा। क्या दंगे जो हो रहे हैं उसके पीछे और भी कोई कंट्रोलिंग पावर हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हमें धार्मिक कट्टरपंथी दिखाई देती है, स्वार्थी हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या राजनीतिज्ञ जो हैं वो दिखाई देते हैं, और जो भी हमें विदेशों से बहुत सारे हम देखेंगे कि दूसरे देशों में फंडिंग होती है, कहीं पे अगर माहौल को पूरा गड़बड़ करना है, वहाँ का सामाजिक संतुलन बिगाड़ना है, तो उसके लिए बहुत सारे विदेशी फंडिंग भी की जाती है कि वहाँ की स्थिति सही नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों को वैज्ञानिक रूप से अगर हम समझेंगे तो सभी को समझने की कोशिश करते हैं एक वैज्ञानिकता के रूप में। ओके, घटनाओं के बीच संबंध, रिलेशंस अमंग फिनोमिना। तो घटनाओं के बीच हम संबंध को किस तरीके से देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति कैसे देखता है और एक वैज्ञानिकता से संबंधित व्यक्ति कैसे देखता है, वो हम लोग समझेंगे। घटनाओं के बीच संबंधों के संदर्भ में विज्ञान और सामान्य बुद्धि में अंतर शायद इतना अधिक नहीं है, क्योंकि दोनों ही संबंधों की बात करते हैं। जब भी हम किसी घटना की बात करते हैं तो उसमें संबंध तो दोनों जोड़ते हैं, चाहे वो सामान्य बुद्धि से सोचा जाए चाहे वैज्ञानिकता के रूप से सोचा जाए, तो दोनों ही हम देखेंगे कि किसी भी घटना में को रिलेशन को सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इसके पीछे कारण क्या था, इससे क्या कोई रिलेशन है किसी दूसरे तरीके की घटनाओं का। हालांकि जब वैज्ञानिक जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से संबंधों को खोजता है, वहीं आम आदमी ऐसा नहीं करता है। संबंधों के विषय में उसकी दिलचस्पी कमजोर, अव्यवस्थित और अनियंत्रित होती है एक सामान्य व्यक्ति की। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि अपराध और दंड के संबंध को फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। आम आदमी कहता है कि दंड या सजा अपराध को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि जब भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो हम ये कहेंगे, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, एक आम आदमी है, तो हम यही कहेंगे कि इनको दंड मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसा करने से भी उसकी रूह कांप जाए, वो सोचे नहीं। जबकि वैज्ञानिक क्या कहता है, तो वैज्ञानिक ये कहता है कि दंड अपराधी को समाज का पक्का दुश्मन बना सकता है, बनाता नहीं है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा कि हम अगर उसको अपराधी को दंड दिए तो हो सकता है कि वो समाज का दुश्मन बन सकता है। और अपराध पर नियंत्रण पाने में पुरस्कार की अहम भूमिका निभा सकता है। तो जो पुरस्कार होता है, ये भी जो होता है वो समाज में अगर कोई अपराध किया है और उसको हम अच्छे तरीके से हम उसको सही चीज़ें सिखा के, उसको बाकी चीज़ें बता के, और हम चाहें तो उसको पुरस्कृत करके, और हम चाहें तो उसकी जो सोच है उसको बदल सकते हैं। तो जहाँ वैज्ञानिक दोनों संबंधों का परीक्षण करेगा, वहीं आदमी
पुरस्कार जो कारक है इसमें उसकी अवहेलना करेगा कि बिल्कुल नहीं, अगर कोई अपराधी है तो उसको हम पुरस्कार कैसे दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो हमें दिखता है वो कंडीशन, जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई चोर है या ऐसा होता है कि कोई ऐसा सिचुएशनल कोई मुसीबत में पड़ के मजबूरी में चोरी कर लेता है और फिर उसको अगर पनिश किया जाए तो उसको ये लगेगा कि मुझे कोई तो हेल्प कर नहीं रहा था, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था और मैं अपनी चीज़ों के लिए, या सपोज जैसे कि कोई घटना होती है कि किसी की माँ की तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा और उसके पास पैसे इतनी नहीं है कि वो दवाइयाँ खरीद सके, फिर वो जाता है और मेडिकल स्टोर से दवाई जो है वो चुरा के लेके भाग जाए, तो फिर चोरी तो चोरी ही होती है, उसे चोर ही कहेंगे। लेकिन अगर उसको और दंड अगर दे दिया जाए, उसकी सिचुएशन को नहीं समझा गया, उसके परिस्थिति को नहीं समझा गया और उसको और दंड दे दिया गया, तो उसको यही लगेगा कि समाज तो हमें समझता ही नहीं है, उल्टा ही हमें और गलत साबित कर दिया गया है। तो इस तरीके से वो समाज का दुश्मन भी बन सकता है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसको समझा बुझा के और उसको सही रास्ता दिखा के कि आप कुछ और भी कर सकते हैं और आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, जिससे कि आप अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करके पुरस्कार भी दे सकते हैं और जिससे वो एक समाज के, ये कहेंगे, सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसमें शामिल हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक जो होता है ये दोनों की बातें करेगा कि दंड को भी हम देखते हैं और क्या उसको पुरस्कार भी देना चाहिए क्या, तो दंड और पुरस्कार दोनों की बातों को वो समझने की कोशिश करेगा। जबकि एक आम आदमी जो है वो पुरस्कार की बात को बिल्कुल नकार देगा, बात करेगा वो सिर्फ दंड और सजा की। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अवलोकित घटना की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। अवलोकित घटना के वैज्ञानिक अवलोकन और सामान्य बुद्धि में के बीच मुख्य अंतर यह है कि वैज्ञानिक अवलोकित घटनाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करने में दार्शनिक और तात्विक व्याख्याओं को बड़ी ही आसानी से अलग कर देता है। बड़ी सावधानी से उनको बता देंगे, वो ये समझ जाएंगे कि ये जो है ये तो फिलोसॉफिकल बातें हैं या फिर इसको हम वैज्ञानिकता की कसौटी पे नहीं कर सकते हैं, ये इसका कोई भी कहीं हम इसमें रिलेशन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इनका परीक्षण जो है वो नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि यह कहना कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि ईश्वर ही चाहता है कि ये गरीब रहे, तो यह तात्विक दृष्टि से ही कहा जा सकता है। हम इसको वैज्ञानिकता की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इस तर्क वाक्य का परीक्षण नहीं हो सकता है। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ईश्वर की इच्छा है कि वो गरीब रहे, वो अमीर रहे, या फिर वो उच्च जाति में कोई पैदा हो रहा है, कोई निम्न जाति में पैदा हो रहा है, तो ये सभी की सभी जो है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसको तो हम परीक्षण ही नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं या इस टाइप के जो हमें रिलेशंस दिखते हैं, फैक्ट्स दिखते हैं, इनको जो एक वैज्ञानिक होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सावधानी से जो तात्विक व्याख्याएं होती हैं या फिर दार्शनिक व्याख्याएं होती हैं उनको अलग करके और तब समझता है। विज्ञान और सामान्य बुद्धि के बीच ये सभी अंतर दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक केवल ऐसे ही कथन व तर्क वाक्य कहता है जिनकी आनुभविक आधार पर अर्थात एम्पिरिकल बेस पर पुष्टि की जा सकती है, लेकिन आम आदमी परीक्षण और प्रमाण में विश्वास नहीं रखता है। उसको परीक्षण से और प्रमाण से मतलब भी नहीं है, उसको इतना पता है कि हाँ हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं और ऐसे ही है, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम यही देखा है। तो इस तरीके की सोच हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है आखिर में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है किसी भी घटना को समझने के लिए, किसी भी सोशल फैक्ट को समझने के लिए, और एक सामान्य बुद्धि पे हम किस तरीके से विचार करते हैं, इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए और आगे हम लोग इसी कड़ी में
जो राम आहूजा की बुक सोशल सर्वे एंड रिसर्च है, इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी बुक को हम लोग फिनिश करेंगे। बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं। गुडे एंड हार्ट का भी मेरे पास है, बट वो इंग्लिश में कंटेंट है और मेरे लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं और फिर डिस्कस करूं। तो बेहतर है कि पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बाद में अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इंग्लिश में उसको उस कंटेंट को डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले सबसे पहले हम लोगों का फोकस यही रहेगा कि सोशल सर्वे एंड रिसर्च, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान जो बुक है राम आहूजा की, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस बुक से काफ़ी कुछ फैक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। आज का लेक्चर जो है या इस टाइप के जो लेक्चर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।